हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, रीगल रिसोर्सेज आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों रीगल रिसोर्सेज आईपीओ आपको पता ही है, आज पहला दिन था और पहला दिन किस तरीके का बीता, कितना सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है ये हम समझेंगे। ये जानेंगे कि कितना सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है हर एक कैटेगरी से। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों रीगल रिसोर्सेज का पहले दिन कंप्लीट हो चुका है और अब ये बात ध्यान रखिएगा 13 एंड 14 अगस्त 2 दिन बचे आपके जब आप इस आईपीओ में लगा पाएंगे। ₹5 की इस आईपीओ की फेस वैल्यू है, 96 से 102 का प्राइस बैंड है, 144 शेयर का लॉट साइज है। यह आईपीओ दोस्तों फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉल सेल दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी 306 करोड़ का ये टोटल आईपीओ है, जिसमें से 210 करोड़ का फ्रेश इशू आया है। तो 96 करोड़ का याद रखिएगा ऑफर फॉर सेल हमको आता हुआ दिखा है। दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा क्योंकि मेन बोर्ड आईपीओ है। इस आईपीओ में जैसे आपको पता ही है कि एक लॉट में 144 शेयर्स है। इसके लिए आपको दोस्तों पे करने पड़ेंगे 14,688 रुपीज़। ये बात ध्यान रखिएगा, रिटेल में आप चाहे तो 13 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हैं, बट ओवर सब्सक्रिप्शन में बेटर है कि सिर्फ एक ही लॉट लगाएं, बिकॉज उससे ज़्यादा लॉट आपको याद रखिएगा मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए रिटेल में एक लॉट लगाने का ही मतलब है। ज़्यादा लॉट्स चाहिए तो ये बात ध्यान रखिएगा, लॉस नहीं लॉट्स, ओके। सो यहाँ पर ज़्यादा लॉट चाहिए तो कुल मिलाकर आपको 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा इन द स्मॉल एचएनआई कैटेगरी, जहाँ पर आपको 2,05,632 रुपये तक के शेयर मिल सकते हैं अगर आपको अलॉटमेंट आता है। यहाँ पर भी आप मैक्सिमम 68 लॉट्स तक जा सकते हैं। फिर इससे और आगे जाना है तो बिग एचएनआई कैटेगरी में जाना पड़ेगा आपको, जिसमें मिनिमम रहेगा 69 लॉट्स, जिसके लिए आपको 10,13 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अब सब्सक्रिप्शन समझने से पहले समझते हैं हर एक कैटेगरी को कितना कितना शेयर ऑफर किया गया है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, 50% ऑफर किया जाता है क्यूआईबीज को, लेकिन उसमें से 30% ऑलरेडी दोस्तों कंपनी ने, याद रखिएगा, अपने एंकर इन्वेस्टर से जुटा लिए पैसे। कल कंपनी की एंकर बुक निकल कर आई। कंपनी की एंकर बुक ओके थी, मतलब ऐसा भी नहीं था कि बहुत ही दमदार देखने को मिल गई, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। इट्स एन ओके एंकर बुक। उसके बाद जो बचता है 20% वो याद रखिएगा क्यूआईबीज को जाता हुआ दिखेगा, राइट। फिर आते हैं दोस्तों यहाँ पर एचएनआई कैटेगरी पे। एचएनआई कैटेगरी को टोटल 15% शेयर ऑफर किया गया है। अब इसमें ये बात ध्यान रखिएगा, जो बिग एचएनआई कैटेगरी है उनको ऑफर किया गया है 10%। इसका मतलब क्या है कि बिग एचएनआई के अंदर टोटल अलॉटमेंट इतने लोगों को मिलेगा 1488। स्मॉल एचएनआई को, तो स्मॉल एचएनआई आप देख सकते हैं सिर्फ 744 शेयर्स को लोगों को अलॉटमेंट मिलेगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि डेफिनेटली जब छोटे आईपीओ होते हैं तो उसमें कितना मुश्किल अलॉटमेंट होता है, बिकॉज टोटल याद रखिएगा 744 लोगों को अलॉटमेंट मिल रहा है। फिर आते हैं रिटेल कैटेगरी पे, जहाँ पे 35% लोगों को याद रखिएगा अलॉटमेंट मिलेगा। 35% का मतलब क्या है कि टोटल मिलाकर याद रखिएगा जो 100% इशू है उसका 35% रिटेल को एलोकेट किया गया है। यानी टोटल अलॉटमेंट आएगा कितने लोगों को, 72,917, ठीक है। तो ये तो दोस्तों हमने समझ लिया कि एलोकेशन किस तरीके से हुआ है। अब आते हैं सीधा सब्सक्रिप्शन की डेटा पे। पहले दिन अपने आप में काफ़ी शानदार रहा इस आईपीओ को। शुरुआत करते हैं क्यूआईबी कैटेगरी से। तो देखिए क्यूआईबी कैटेगरी पहले ही दिन 2.94 टाइम सब्सक्राइब हो गई। इसका मतलब क्या है कि 60 लाख शेयर ऑफर किए गए थे और 1,76,00,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आता हुआ दिखा, जो करीबन 180 करोड़ रुपये होता है। वैसे देखिए पहले और दूसरे दिन आपको पता ही है क्यूआईबी ज़्यादा पैसा नहीं लगाते हैं। ऐसा भी नहीं होने वाला है कि इस आईपीओ में पहले दूसरे दिन बहुत ही दमदार पैसा आपको आता हुआ दिखेगा कि 10-15 करोड़ आ गए, ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन पहले दिन में अगर पैसा लगाना शुरू कर देते हैं तो ये अपने आप में आप कह सकते हैं बड़ी बात है, बिकॉज अप्लाई मेजरली नहीं करते। तो ये 2.94 टाइम्स में से कौन कौन अप्लाई किया है, किस किसने अप्लाई किया है, मतलब क्यूआईबीज में याद रखिएगा अलग अलग कैटेगरी होती है। तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ ये जो टोटल 2.94 टाइम, इसमें एक बात ध्यान रखिएगा 45,36,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया बाय एफआई कैटेगरी। 43,776 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है बाय डीआईआई कैटेगरी। म्यूचुअल फंड्स ने कुछ भी नहीं किया है। तो अदर्स कैटेगरी ने करीबन 1,30,00,000 शेयर्स के लिए, यानी मेजरली पैसा जो है वो आपको अदर्स की तरफ से आता हुआ दिखेगा, ना कि किसी और की तरफ से। एफआईज ने भी अप्लाई किया है, बट जैसा मैंने कहा आखिरी दिन याद रखिएगा मेजरली इनकी द्वारा पैसा आपको आता हुआ दिखेगा। बट स्टिल अभी पहले दिन में आ गया तो ये भी अपने आप में अच्छी बात है। अब आते हैं अगली कैटेगरी पे, जो है कौन सी, एचएनआई की। देखिए एचएनआई पोर्शन पहले ही दिन के अंदर 10 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो जाता है। मतलब 45 लाख शेयर के सामने करीबन 4,84,00,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ जाती है, जो ऑलमोस्ट 494 करोड़ होता है। यानी फर्स्ट डे में काफ़ी अच्छा पैसा हमको आता हुआ दिखा है यहाँ पर एचएनआई का। इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो 10 गुना पहले दिन सब्सक्राइब हो गई। 30 लाख शेयर के सामने 3 करोड़ शेयर की एप्लीकेशन आ गई, जो करीबन 310 करोड़ होता है। वहीं जो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी है वो 12 गुना तक सब्सक्राइब हो गई पहले दिन। 15 लाख शेयर के सामने 1,79,00,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ जाती है, जो करीबन 183 करोड़ होता है। रिटेल पोर्शन कितना सब्सक्राइब हुआ, तो देखिए रिटेल पोर्शन भी पीछे नहीं है, पहले दिन में 5 गुना से ऊपर सब्सक्राइब हो गया, 5.59 टाइम्स। 1,05,00,000 शेयर्स ऑफर किए गए, 5,86,00,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई है। मनी वाइज अगर आप देखेंगे तो रिटेल ने सबसे ज़्यादा पैसा लगाया कितना, एक दिन के अंदर 598 करोड़। यानी एक बात क्लियर है कि पहले दिन के अंदर दोस्तों जो इशू है उसको 6 गुना लगभग सब्सक्रिप्शन मिला है। यानी मोटा मोटी कंपनी को 1200 करोड़ से ऊपर मिले। और ये दिखाता है कि देखिए रिस्पॉन्स फर्स्ट डे के अंदर डेफिनेटली अच्छा देखने को मिला। जो कल एक आईपीओ खुला था ब्लूस्टोन, आपने देखा उसमें कितना खराब सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिखा।
तो अभी अगर आप देखेंगे जिस आईपीओ में थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि डिमांड जनरेट हो रही है, जिसमें लग रहा है कि थोड़ा बहुत लिस्टिंग इन मिलेगा, पब्लिक उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, बढ़ चढ़कर पैसा लगा रही है। बट जहाँ पर लगता है कि नहीं पैसा बनने में मुश्किल होगी या फिर पैसा नहीं बनने वाला उतना, वहाँ पर दोस्तों ना रिटेल का पैसा आता हुआ दिख रहा है, ना एचएनआई का आता हुआ दिख रहा है, और क्यूआईबीस का भी बहुत कम आता हुआ दिख रहा है। तो ये बात क्लियर है। कल भी अगर आपने देखा जैसे कि जो आईपीओ बंद हुए लाइक जेएसडब्ल्यू ऑल टाइम, वहाँ पर उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा तो लोगों ने उतना पैसा लगाया भी नहीं। बात क्लियर है। तो यही अपने आप में दोस्तों अभी होता हुआ दिख रहा है। बाकी अब सवाल उठता है कि क्या रीगल रिसोर्सेज अपने आप में दमदार कंपनी है? एक कंपनी बुरी नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कंपनी आपको ठीक ठाक देखने को मिलेगी। वैल्यूएशंस भी ऐसा कह सकते हैं कि दोस्तों कंपनी ने जगह छोड़ी है निवेशकों के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखिए निवेशकों के लिए जगह जिस कंपनी ने छोड़ी है उस जगह पैसा हमको आता हुआ दिख रहा है। कंपनी की एंकर बुक हो सकता था कि और अच्छी आ जाती, बट नहीं आई, तब भी कह सकते हैं ठीक है, कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। कंपनी ये बात ध्यान रखिएगा 2012 में शुरू हुई थी, और इनका काम क्या है एक याद रखिएगा, कंपनी मैन्युफैक्चर करती है मेज़ स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स, ठीक है। इनकी कृषि कैपेसिटी जो है वो करीबन 750 टन पर डे की है। इनकी जो फैसिलिटी है वो बिहार के अंदर लोकेटेड है, तो अपने आप में एक ऐसी जगह से आती हुई देखने को मिल रही है जहाँ पे उतने ज़्यादा बिजनेसेस देखे नहीं जाते हैं, बट स्टिल वहाँ पे कंपनी आती हुई दिख रही है, राइट। कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में अगर आप देखेंगे तो मेज स्टार्च और मॉडिफाइड स्टार्च होता है। इसके अलावा ग्लूटेन, जर्म, इनरिच फाइबर और ये सब चीज़ें कंपनी जो है फाइबर ये सब जनरेट करती है। इसके अलावा फूड ग्रेड स्टार्चेस भी कंपनी बनाती है, राइट। कंपनी का प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगा बाहर भी, मतलब एक्सपोर्ट्स पे भी कंपनी याद रखिएगा नेपाल, बांग्लादेश इन सब जगह पे एक्सपोर्ट्स करती है। तो ये सारी चीज़ें अपने आप में बढ़िया है। कंपनी की अच्छी जगह पे याद रखिएगा, स्ट्रेटेजिक मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन है, राइट। किशनगंज के डिस्ट्रिक्ट जो बिहार के अंदर है वहाँ पर याद रखिएगा है, मतलब वेस्ट बंगाल से और आसाम के बॉर्डर से भी काफ़ी नज़दीक है वो। इसके अलावा कंपनी का जो यूटिलाइजेशन है वो भी अच्छा सस्टेनेबल है। थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, ऐसा नहीं कि दिक्कतें नहीं है, जैसे कि कुछ लीगल केस है कंपनी के प्रमोटर के खिलाफ। जो कंपनी के एक प्रमोटर है अनिल किशोरपुरिया, वो इन्वॉल्व हुए हैं इन अ लीगल प्रोसीडिंग जो आईपीसी के अंडर आती थी, और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में उन पे चार्जेस लगे। तो अगर वहाँ पे आप कुछ नेगेटिव आउटकम देखते हैं तो उसका असर पड़ता हुआ दिख सकता है। इसके अलावा इस बिज़नेस में होता क्या है ना कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमेशा एक बात ध्यान रखिए, वेंडर डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। तो कंपनी का जो 83% जो मेस परचेज होता है वो आता है किन से, टॉप 10 वेंडर्स से। सो अब मान लीजिए कोई एक वेंडर भी चला गया, क्योंकि इन वेंडर्स से ऐसा नहीं होता है कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, राइट। तो अगर कोई एक वेंडर भी चला गया तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कंपनी के ऊपर बड़ा असर पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो पोस्ट कैपिटल मार्केट रिस्ट्रिक्शंस भी लगेगी प्रमोटर पे। जो प्रमोटर है अनिल किशोरपुरिया और बाकी के प्रमोटर ग्रुप मेंबर्स, उनको कैपिटल मार्केट की एक्टिविटीज से पहले भी रिस्ट्रिक्ट करा हुआ है। तो याद रखिएगा ये भी एक गवर्नेंस, कंप्लायंस इन सब के प्रॉब्लम्स है। तो वो एक सबसे बड़ा नेगेटिव आप कह सकते हैं नज़र आता है, राइट। बाकी जीएमपी वाइज दोस्तों प्रीमियम तो है, 25 रुपये के आसपास का ग्रे मार्केट है, 25% के आसपास का प्रीमियम है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कितना सब्सक्रिप्शन यहाँ पर आता हुआ दिखता है फ्रॉम द क्यूआईबी कैटेगरी, बिकॉज क्यूआईबी का पैसा भी अपने आप में एक बात ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमको वेट करना पड़ेगा, देखते दोस्तों आगे होता क्या है। इस वीडियो में तो इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।